मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये लॉर्ड कैनिंग के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है जो भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सोपान के रूप में प्रसिद्ध है। मेरे बच्चों, 1857 के विद्रोह के बाद जो अनेक परिस्थितियां बनी, उन्हीं के परिणामों में 1861 का भारत परिषद अधिनियम भी आता है। जॉन कोटमैन ने द रोड टू सेल्फ गवर्नमेंट में लिखा था कि 1833 और 1861 के बीच इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन ने महाद्वीप की आंदोलनकारी भावना को हमारी राजनीति में ला खड़ा किया और उससे ये साफ हो गया कि राजनीतिक शक्ति का प्रसार उच्च और मध्यम वर्ग के अलावा श्रमिकों के बीच से भी जाना होगा। इस क्रांति ने ब्रिटिशों की स्वाभाविक शक्ति में तेज़ी और बल ला दिया, जिससे स्वतंत्र और जनतांत्रिक शासन को ताकत मिले। इस आंदोलन के नाते ब्रिटिश उपनिवेशों में स्वशासन की मांग उठी। ये समझो बच्चों की 1861 में भारत सरकार की कार्यकारिणी में बहुत कुछ सुधार के लिए ये अधिनियम आया था और व्यवस्थापिका के साधनों और कार्यप्रणाली में बदलाव हुए। ग्लैडस्टोन की उदारवादी नीतियों के वातावरण में ये चीज़ आई। 1857 के विद्रोह में उस समय के भारतीय शासन तंत्र के जो दुर्गुण थे, उधर ध्यानाकर्षण हुआ। लॉर्ड कैनिंग ने इस शासन तंत्र से अपनी असंतुष्टि जाहिर की थी। उसमें सुधार के लिए पहले लॉर्ड स्टैनली से, उसके बाद फिर वुड से उसने लंबे समय तक लिखा पढ़ी और बहुत सारा जो है वो बातें की थी। वुड ने 6 जून 1861 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल पेश किया और ये विधेयक पेश करते हुए उसने कहा था कि भारतीय क्रांति के परिणाम स्वरूप जो जातीय घृणा दिखाई पड़ रही है, विद्रोह के कारणों में जो बल दिया है, ये प्रमुख इसके जो मुख्य कारण हैं वो शासक और जनता में संपर्क की पूरी तरह से कमी है। एक दूसरे की भावनाओं को वो नहीं जानते हैं, उससे अनभिज्ञ हैं और सरकार के नियमों, नीतियों, विधियों के औचित्य को भी वो नहीं जान पाती कि इसका जनता से क्या लेना देना। सर बार्टल फेयर ने 1860 में अपने प्रसिद्ध पत्र में कहा था, इस बात पर जोर दिया था कि परिषदों में भारतीय सदस्य भी रखे जाएं। उसने एक मिनट में लिखा है कि यह विनाशकारी प्रयोग की
उन करोड़ों लोगों के लिए विधान बनाया जाए जिनके बारे में हमारी जानकारी का स्रोत सिर्फ उनके द्वारा किए गए विप्लव हैं। हमें क्या पता कि उनके मन में क्या है। और इस तरह से सर चार्ल्स वुड ने अपने ये भाषण में कहा था कॉमन सभा में कि ये मूर्खता ही होगी कि हम भारत में अपनी मुश्किल होती जा रही मुश्किलों से मुंह मोड़ लें। ये एक दूसरी बात है कि जिसके नाते हम जल्दी से जल्दी संस्थाओं को मजबूत नींव पर खड़ा करें और इस तरह हम फ्रेयर की बात को यहाँ पर कहेंगे कि उसने अपने कहा कि परिषदों में भारतीय सदस्य भी रखे जाएं। कोई कानून जनता के लिए उपयोगी है या नहीं, ये जानने के लिए विप्लव के अलावा कोई साधन न होने के लिए लाखों के लिए कानून बनाने के प्रयोग को की भयानक और उसके विस्तार पे उसने प्रकाश डाला। 1858 में भारतीय संवैधानिक सुधारों के विवरण में जो संकेत दिए गए थे कि विप्लव की जो बड़ी ही भयानक घटनाएं हुई थी उनसे देश के कानून निर्माण और भारतीयों को एकदम अलग रख करके उनके संकटों से अच्छी तरह कैसे परिचित हुआ जाए। 1861 में कानून को इस संपर्क की व्यवस्था दी गई और आप जानते हैं कि 1833 में जो विधि निर्माण का सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण शुरू हुआ था वो दुर्भाग्यपूर्ण था, दोषपूर्ण था। उसमें बहुत सारे दुर्गुण थे। केंद्र सरकार के सदस्यों के पास न तो समय था न उनकी ऐसी प्रवृत्ति थी कि वो ऐसे कानून बनाएं जो देश के सभी हिस्सों में उपयोगी सिद्ध हों। और कानून निर्माण के लिए जो बंटवारा चाहिए प्रेसिडेंसियों में और विभिन्न प्रांतों में स्थानीय स्थितियों के अनुकूल बना सके। आखिर मेरे बच्चों, वह व्यवस्थापिका जिसका निर्माण 1854 के कानून के तहत हुआ था, उसमें उसके बनाने वालों का उद्देश्य जो था उससे प्रतिकूल ऐसे कार्य अपने ऊपर ले लिए थे कि तत्कालीन व्यवस्था में मेल नहीं खाते थे। ये संस्था एक एंग्लो इंडियन लोकसभा जैसी बनकर रह गई थी। स्वतंत्र रूप से व्यवस्था बनाने में, माल की ढुलाई में इसके मांग वो करती रहती थी। इसका जो इन कारणों का जो एक ये कह लो समवेत फल जो हुआ वो 1861 के कानून के रूप में इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में सामने आया, जब सर चार्ल्स वुड ने इस बिल को पेश किया। और ये कानून भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की व्यवस्था बनाने में, काम के बंटवारे में को शुरू करने में, भारत के संवैधानिक इतिहास के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। गवर्नर जनरल इस कानून के तहत कुछ गैर सरकारी सदस्यों को अपनी परिषद में चुनता था, मनोनीत करता था, और इसमें वो समर्थ था कि मद्रास और बॉम्बे की सरकारों में जो व्यवस्था वो दोबारा बन सके, अन्य प्रांतों में भी इसी तरह की व्यवस्थापिका परिषदें स्थापित की जाएं। इसके दो पहलू थे, एक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका और उसमें जो परिवर्तन, और दूसरा था प्रांतीय व्यवस्थापिका। तो मेरे बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें जो बदलाव किए गए वो ये था कि इसमें एक 5वां सदस्य भी
बढ़ाया जाए और उसे अधिकार मिला कि ज़रूरत पड़ने पर वो कानून बनाने के अलावा सभी बातों में अकेले काम कर सकता है। उसकी अनुपस्थिति में परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है और गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वो काम को सुचारू ढंग से, नियमित ढंग से चला सके। इसलिए जो भी काम किए जाएं वो गवर्नर जनरल के काम समझे जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग ऐसे नियम बनाए कि परिषद के जो सदस्य थे उन्हें पृथक पृथक विभागों में बांटने की उसने एक शुरुआत की। विभागों में जो मामूली बातों को निपटाना था, उनको लिए जो कागज़ पत्तर, बही, बस्ते, बक्से जो पहले एक सदस्य दूसरे सदस्य के पास चक्कर लगाते थे, वो व्यवस्था अब ख़त्म हो गई। इसमें एक महत्वपूर्ण बात थी कि वो सदस्य, संबंधित सदस्य जो है, उसका विचार वायसराय के सामने रखे जाते थे। वायसराय से अगर उसके सदस्य के मतभेद हैं तो उनको परिषद के सामने रखा जाता था और परिषद का जो अध्यक्ष था, सभापति, उसका कास्टिंग वोट यानी कि निर्णायक मत होता था। मेरे बच्चों, ऐसे मौके पर आप ये देखेंगे कि जो सर वेरनी लोवेट ने लिखा है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कि इस तरह भारत सरकार गवर्नर जनरल के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडलीय सरकार बन गई, जिसमें विभागीय स्तर पर काम होने लगे। गवर्नर जनरल इसमें ज़्यादा जागरूक हो गए और विशेष रूप से भाग देने लगा कि पश्चिमी देशों के एक तरह से प्रधानमंत्री से भी वो ज़्यादा हो गया। उसके पहले के अधिकारियों ने इसमें इतनी रुचि नहीं ली थी। तो मेरे बच्चों, केंद्रीय व्यवस्थापिका में जो बदलाव दिखाई पड़ता है वो ये है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कम से कम 6 से 12 सदस्य तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई, जो गवर्नर जनरल के द्वारा ही 2 सालों के लिए मनोनीत किए जाते थे और कम से कम इनमें से आधे से ज़्यादा गैर सरकारी सदस्य होने थे। इनमें भारतीय भी हो सकते थे और यूरोपीय भी हो सकते थे। गवर्नर जनरल की परिषद भारत की व्यवस्थापिका बनी। इसका काम बहुत सीमित था। व्यवहार में इसका कानून बनाना जो है वो प्रस्तावित कानूनों को बस स्वीकार करने जैसा था। ऐसी कोई नई कानून ये नहीं प्रारंभ शुरू कर सकती थी जिसका रिश्ता सबसे पहले भारत के सार्वजनिक कर्जे या राजस्व कर से हो, या दूसरे किसी धर्म विशेष या वर्ग विशेष के विशेष रिवाजों, धार्मिक नीतियों से हो, या तीसरे जल थल फौजों के अनुशासन से संबंधित हो, या चौथा सरकार के विदेशिक शक्तियों के या राज्यों से जो संबंध थे, वो गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति उसमें ज़रूरी थी। किसी भी कानून को गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बिना सभी कानून राज्य सचिव के पास भेजे जाते थे। किसी कानून को वो अस्वीकार भी कर सकता था। केंद्रीय व्यवस्थापिका किसी भी हिस्से को कानून बना सकती थी और भारतीय सरकार में गवर्नर जनरल जो परिवर्तन या रद्द कर सकता था। ज़रूरत पड़ने पर गवर्नर जनरल ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकता था और राज्य सचिव अगर उससे पहले ही ऑर्डिनेंस या अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे तो वो 6 महीने तक कानून के रूप में चल सकता था। तुम ये समझो बच्चों कि मजुमदार ने लिखा है कि इसे कार्यकारिणी पर नियंत्रण का, रोक का कोई अधिकार नहीं मिला। यहाँ तक कि विधायिका
कार्य भी प्रतिबंधों की सीमा में ही था। अब हम बात करते हैं प्रांतीय व्यवस्थापिका की। तो प्रांतीय व्यवस्थापिका में बच्चों बॉम्बे और मद्रास सरकारों का जो फिर से व्यवस्थापिका को अधिकार दिए गए, उसमें गवर्नर की परिषद के कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 मेंबर्स को नियुक्त करने का, जिनमें कम से कम आधे से ज़्यादा गैर सरकारी होने चाहिए थे। गवर्नर जनरल को दूसरे प्रांतों में भी इनकी स्थापना करने का था, जैसे पश्चिमोत्तर प्रांत यानी तत्कालीन उत्तर प्रदेश, जैसे 1862 में बंगाल में, 1886 में ये व्यवस्थापिका जो है वो उस तत्कालीन उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमोत्तर प्रदेश, और 1898 में पंजाब में ऐसी व्यवस्थापिकाओं को बनाया गया। इन स्थानीय व्यवस्थापिकाओं के जो अधिकार थे वो बहुत सीमित थे। गवर्नर जनरल की इसमें पूर्व स्वीकृति के बिना कोई प्रस्ताव पास ही नहीं हो सकता था, रखा ही नहीं जा सकता था। किसी भी एक्ट को लॉ बनने के लिए, किसी भी कानून को विधि बनने के लिए ये ज़रूरी था कि गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों की स्वीकृति मिले। मेरे बच्चों, 1861 में व्यवस्थापिकाओं में उन उद्देश्यों को पूर्ण किया जिनसे उसके प्रचार, प्रसार, सूचना और विचार विनिमय के रास्ते खुले। सरकार को अपनी व्यवस्थाओं का औचित्य दिखाने का, प्रजा के बीच में उसकी बातों को सुनने, उसकी शिकायतों को सामने लाने का एक स्रोत मिला। आगे की परिषदों का कोई कार्य नहीं था, ये सिवाय विचार विनिमय के लिए रह गई। अन्य विषयों पर वो सूचना भी कोई नहीं मांग सकती थी, सरकार के कामों की कोई वो आलोचना भी नहीं कर सकती थी। कोटमैन ने लिखा है कि काउंसिल एक्ट का पूरा प्रभाव ये था कि भारत में जनतांत्रिक सरकार के और विधायिका में प्रतिनिधित्व के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में कदम आगे बढ़े। और मेरे बच्चों, आप ये समझो कि कूपलैंड कहता है कि भारतीय शासकों का परंपरागत दरबार जैसा ये दिखता था, जिसमें प्रजा के मत को जानने की कोशिश की जाती थी। लॉर्ड कैनिंग के समय की एक ये उपलब्धि थी। लॉर्ड कैनिंग इसके लिए हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन 18 मार्च 1862 को बड़े टूटे हुए दिल से लॉर्ड कैनिंग रवाना होता है। लेकिन लॉर्ड कैनिंग के बारे में कनिंघम ने द अर्ल ऑफ कैनिंग में लिखा है कि वो गंभीर और स्थिर चित्त वाला था, अटूट शक्ति वाला था, न्यायशील था, उच्च आत्मा वाला कैनिंग था, और उसकी प्रशंसा जितनी की जाए कम है। उसने ब्रिटिश सरकार के जहाज़ का बेड़ा पार लगाया। ये समझो कि इंग्लैंड के लोग उसे एक तरह से कहो कि उसको एक लक़ब देते थे, एक हंसी में उसको एक उपाधि, एक विरुद्ध देते थे, क्लीमेंसी कैनिंग। तुम कहीं ये लिखा हुआ देखोगे, उसका नाम नहीं है, क्लीमेंसी कैनिंग यानी दयालु कैनिंग उसे वो बुलाते थे कि उसने जो है वो ये भारत को ये रास्ता दिया। रॉलिंसन ने लिखा है कि इंग्लैंड ने जो कुछ अपना सर्वोत्तम भारत को दिया, रॉलिंसन ने ये बात द ब्रिटिश अचीवमेंट इन इंडिया में लिखी है कि इंग्लैंड ने जो अपना सबसे अच्छा सर्वोत्तम भारत को प्रदान किया, उसमें कैनिंग एक आदरणीय और एक अग्रणी मुकाम रखता है। तो मेरे बच्चों, लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 के विद्रोह के बाद भारत के संवैधानिक इतिहास की
ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। द काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 यानी भारत परिषद, ये अधिनियम इसे कहते हैं 1861 का, और इसके बारे में हमने आपको बताया। धन्यवाद।